पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर नए भारत की शक्ति और साहस के प्रतीक के तौर पर सामने आया है और इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तो तबाह किया ही, लेकिन फिर पाकिस्तान ने जब ड्रोन से भारत की सीमा के अंदर नागरिक इलाकों पर हमले शुरू किए तो पाकिस्तान की इस बेवकूफ़ी के जवाब में भारत ने कई सैन्य ठिकानों को भी चोट पहुंचाई। भारत का यह हमला इतना जोरदार था कि पाकिस्तान ने सीज फायर का प्रस्ताव दिया। दुनिया भर के विश्लेषकों की नज़र इस टकराव पर रही और सब ने अलग अलग ढंग से इसके बयान इस पर दिए, लेकिन अब जॉन स्पेंसर ने इसे न सिर्फ भारत की पाकिस्तान पर बल्कि चीन पर भी जीत बताया है। तो कौन है जॉन स्पेंसर? जॉन स्पेंसर यूएस मिलिट्री एकेडमी में अर्बन वॉरफेयर स्टडीज के अध्यक्ष रहे हैं। स्पेंसर ने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में यह बात साफ तौर पर लिखी है कि दरअसल भारत ने चीन को इस लड़ाई में हराया है। न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को भारत ने इस लड़ाई में हराया है, यानी बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की। पाकिस्तान ये लड़ाई चीन के प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रहा था। भारत ने ये जंग एक संप्रभु सैन्य शक्ति के तौर पर जीती है, जबकि पाकिस्तान चीन के प्रॉक्सी के रूप में हार गया। तो एक तरह से भारत ने चीन के साथ तकनीक का युद्ध भी जीता है। ऑपरेशन सिंदूर में एक तरफ भारत की स्वदेशी क्षमता थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आड़ में चीन की सैन्य ताकत थी। ब्रह्मोस और आकाश जैसे रक्षा उपकरणों जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उसने भारत को कामयाबी दिलाई। भारत के ड्रोन्स ने पाकिस्तान के ज्यादातर ड्रोन्स को नष्ट किया जो टर्की और चीन के थे। भारत की जीत तकनीकी प्रतियोगिता में एक तरह की रायशुमारी की तरह सामने आई। जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर हुआ उसके लिए ये एक रायशुमारी की तरह थी, रेफरेंडम। भारत ने सिर्फ लड़ाई नहीं जीती, अपने पक्ष में जनमत भी जुटाया है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दोहरे सिद्धांत की कामयाबी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर शुरू होते ही ये बात बार बार कही जाती रही कि पाकिस्तान चीन की शह पर लड़ रहा है, उसे चीनी हथियारों की मदद मिल रही है। और ये बात भी सामने आई कि जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकियों के पास भी चीनी सैटेलाइट फोन मिले। लेकिन कार्रवाई के दौरान भारत के ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मोस और आकाश ने जो कमाल दिखाया है, उसके बाद पाकिस्तान को चीन की मदद किसी काम की नहीं रही। अचानक इन दोनों रक्षा उपकरणों में दुनिया के कई देश दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह माना है अब कि 9 और 10 मई की रात को जब भारत ने रावलपिंडी के हवाई अड्डे सहित प्रमुख सैन्य ठिकानों पर ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया तो उनकी सेना को इस बात का अंदाजा नहीं था। अजरबैजान में पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान के शिखर सम्मेलन के लिए शहबाज शरीफ अजरबैजान में हैं और वहां एक कार्यक्रम में शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना ने 10 मई को सुबह की नमाज के बाद भारत पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन भोर होने से पहले ही भारत ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों पर हमला कर दिया। तो पाकिस्तान के झूठ की पोल कैसे खुल रही है, आपको दिखा रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने क्या कबूलनामा दिया है। नूर खान एयरबेस को लेकर यह कबूलनामा आया है कि नूर खान समेत कई ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आसिम मुनीर ने माना है कि बड़ा नुकसान हुआ है। 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात को फ़ोन आया। जनरल आसिम मुनीर ने फ़ोन किया, नूर खान एयरबेस पर हमले की जानकारी दी, कई दूसरे ठिकानों पर भी हमले की जानकारी दी और आसिम मुनीर ने कहा कि भारत ने मिसाइल अटैक किया है। ये शहबाज शरीफ का कबूलनामा है जो वो बता रहे हैं कि आसिम मुनीर ने जानकारी देकर उन्हें कहा कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। पाकिस्तान का ब्रह्मोस खौफ है, ये शहबाज शरीफ का दूसरा कबूलनामा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ये बात मानी है कि 9 मई की रात को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया। ब्रह्मोस मिसाइल ने हमारे एयरबेस को हिट किया, ये कहना है शहबाज शरीफ का। रावलपिंडी एयरबेस समेत दूसरी जगह पर भारत का अटैक हुआ। हम 10 मई सुबह 4:30 बजे हमले की तैयारी में थे। हमारे हमला करने से पहले ही भारत का अटैक हो गया। इस संघर्ष के दौरान भारत का रुख आक्रामक था।
भारत के हमले के बाद हमारे पास देश रक्षा के अलावा विकल्प नहीं था। शहबाज शरीफ ने आगे कहा है कि मुझे सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने युद्ध विराम के बारे में बताया। मैंने मुनीर को कहा था कि संघर्ष को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। And 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. बता दें कि इस युद्ध में भारतीय हमलों की ताकत की वजह से पाकिस्तान की एयरफोर्स 5 साल पिछड़ गई है। भारतीय हमलों से 5 साल पिछड़ी है पाकिस्तान की एयरफोर्स, क्योंकि जो सटीक हमले किए गए उसने सबको चौंकाया। दिखाते हैं आपको कि कैसे 7 मई की रात 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए भारत की प्रिसिशन एयर स्ट्राइक से, और 9 मई की रात कई एयरबेस को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का एयर डिफेंस कमज़ोर हुआ। चीन से खरीदे गए HQ-9 मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट किए गए। लाहौर के पास के कई रडार स्टेशन तबाह हुए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना लोहा मनवाया, क्योंकि पाकिस्तान के ज़्यादातर ड्रोन हवा में तबाह किए गए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को तबाह किया। सियाचिन से नालिया तक ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तानी कमांड कंट्रोल सेंटर तबाह हुआ। मुरीद के सरगोधा समेत कई एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। मुरीद रणनीतिक दृष्टि से भी अहम एयरबेस था। हाल ये हुआ कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ग्राउंड कंट्रोल के बीच संपर्क टूट गया और जो पाकिस्तान की चाल थी वो नाकाम हुई। भारतीय हमलों से पाकिस्तानी एयर कमांड अस्त व्यस्त हुआ। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से फेल रही। आखिर में भोलारी एयरबेस निशाना बना। एक हैंगर के अंदर विमान और पश्चिमी देशों के कई जेट नष्ट हुए। दूसरे बेस पर रनवे में गड्ढे हो गए। सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थीं। कई घंटों तक इसके बाद हवाई संचालन बंद रहा। तो भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर किया और उसके पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल से हमले हुए, तो आइए हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मोस जिसकी बात सब कर रहे हैं वो है क्या। ये रूस के सहयोग से विकसित किया गया मिसाइल है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदी के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस पड़ा था। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी आवाज़ की गति से 3 गुना तेज। 1 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की। 400 किलोमीटर दूर तक इसकी मारक क्षमता है। जमीन, हवा और शिप से लॉन्च रूस के सहयोग से भारत में इसका निर्माण हुआ। इसके 70% पुर्जों का निर्माण भारत में हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का किस तरह से इस्तेमाल किया गया। तो कई पाकिस्तानी एयरबेस पर सुखोई 30 लड़ाकू विमान से चलाई गई। सेना के ब्रह्मोस लॉन्चर भी पूरी तरह से तैयार थे। नौसैनिक युद्धपोतों से भी ब्रह्मोस हमले को तैयार थे। और दिखाते हैं आपको अगला ग्राफिक्स के ब्रह्मोस का जो भविष्य है, उसमें भारत को पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस मिलेगी जिसका रेंज जो है वो 800 किलोमीटर तक बढ़ेगा। ब्रह्मोस का उत्पादन तेज हुआ है। हाइपरसोनिक वर्जन पे अब काम हो रहा है। अभी जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक है, बस साउंड की रफ्तार से तेज चलने वाली, और अब हाइपरसोनिक वर्जन बनेगा। नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस का वजन इससे कम होगा। रफाल के लिए मिनी ब्रह्मोस पर काम जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों से ब्रह्मोस की मांग बढ़ी है।
फिलीपींस को निर्यात किया जाएगा ब्रह्मोस और आगे और ऑर्डर आएंगे। वियतनाम भी ब्रह्मोस खरीदने के लिए तैयार है। तो ब्रह्मोस बनाम पाक ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य हथियार था ब्रह्मोस। आपको दिखाते हैं एक ग्राफिक के जरिए कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से ब्रह्मोस का रोल रहा। ब्रह्मोस के सामने फेल हुआ पाकिस्तान का चीनी डिफेंस। 2022 में पाकिस्तान में गलती से दाग दी गई थी ब्रह्मोस। और आतंक के गढ़ पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। भारत लगातार इस कोशिश में है कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद न मिले जिसका वो आतंकवाद में इस्तेमाल करता आ रहा है। सूत्रों के ये खबरें आ रही हैं हमारे पास, जिस पर हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। तो अखिलेश, ये जो खबर है कि पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ रही हैं, भारत इस कोशिश में है कि पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद मिल रही है वो ना मिले, क्योंकि इस आर्थिक मदद का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ आतंक के लिए कर रहा है। तो क्या खबरें मिल रही हैं इस पर? देखिए, भारत ने तैयारी की है, एक डोजियर बनाया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान को जब भी कोई विदेशी मदद मिलती है तो उसका इस्तेमाल वो पहले तो रक्षा खरीद में करता है और उसके बाद उसका जो डाइवर्जन है वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर दिया जाता है। भारत ने जो पूरे आंकड़े इकट्ठे किए हैं उसमें विस्तार से ये बात बताई गई है कि जब जब पाकिस्तान को विदेशी मदद मिली है तो पाकिस्तान ने अपने बजट का 18 से लेकर के 20% तक डिफेंस के मद में आवंटित किया, जबकि ऐसे देश जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि युद्धरत हैं, वहां पर भी बजट का 13 से 14% ही रक्षा क्षेत्र में जाता है। लेकिन पाकिस्तान इस विदेशी मदद को डाइवर्ट कर देता है रक्षा खरीद के लिए और बाद में आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए FATF जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसने कि पाकिस्तान को पहले ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था, यानी ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब ये होता है कि कई कंडीशंस इंपोज कर दी जाती है और जो विदेशी मदद होती है वो रुक जाती है। तो भारत ने ये डोजियर बनाया है और अगली बार जो FATF मीटिंग होगी उसमें भारत ये डोजियर रखेगा और ये आग्रह करेगा कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा जाए ताकि जो उसको विदेशी मदद मिलती है, आर्थिक मदद मिलती है, इस पर पाबंदी लग सके। आपको याद होगा कि IMF ने भी हाल ही में $1 बिलियन की मदद दी है और भारत ने इसके खिलाफ एब्सटेन किया था। भारत ने अपनी ओर से पुरजोर तरीके से ये बात कही थी कि IMF को ये मदद पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए और अब भारत एक बार फिर से यही बात कह रहा है इस डोजियर के जरिए। और निश्चित तौर पर अन्य जो देश हैं, भारत के मित्र देश हैं, उनकी मदद से भारत को ये उम्मीद है कि FATF अपना जो फैसला है उसको विचार करेगा और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखेगा और इस तरह पाकिस्तान की जो दिक्कतें हैं आर्थिक मोर्चे पर और बढ़ जाएंगे। तो भारत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा जाए, वापस जो आर्थिक मदद मिल रही है उस पर रोक लगे, क्योंकि इस आर्थिक मदद को पाकिस्तान डाइवर्ट करता है भारत के खिलाफ आतंक में। धन्यवाद आपका अखिलेश शर्मा इस जानकारी के लिए।